स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। और हम लोग जो चर्चा किए थे पिछले नेक्स्ट वीडियो पर, जो जियोग्राफी का हमारा चल रहा था सेगमेंट, उसमें एक बच्चे को, मेरा एक स्टूडेंट है, उसको गोलासमी मिट्टी में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। गोलासमी मिट्टी, तो गोलासमी मिट्टी में हम क्या बताएंगे, जरा इसको समझ लीजिए कि गोलासमी मिट्टी हमने पिछली बार के जो वीडियो था, यानी कि जो पिछला लेक्चर था, उसमें हमने गोलासमी मिट्टी के बारे में चर्चा की। किसमें? जब हम ग्लेशियर पढ़ा रहे थे, वर्क ऑफ ग्लेशियर, उसी में गोलासमी मिट्टी के बारे में जिक्र किया गया था कि जो गोलासमी मिट्टी और स्टोन यानी कि जो पत्थर होते हैं, इन दोनों के जरिए ही आपका क्या होता है, आपका जो होता है अपर्दन यानी कि इरोजन की क्रिया होती है। यानी कि अपर्दन की क्रिया, जो अपर्दन है, जो इरोजन है, इस इरोजन के जरिए गोलासमी मिट्टी और पत्थर जो होता है ग्लेशियर से टूटकर अलग हो जाता है। तो पत्थर तो ग्लेशियर से टूटकर अलग हो जाता है, ये तो आपने जान गए। क्यों? क्योंकि जो आपका क्या होता है, जो आपका ग्लेशियर होता है ना, ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर एक तरह से हमने बोला था क्या है, एक नदी है। एक क्या है, नदी है। और कैसी नदी है? वो बर्फ की नदी है, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे वो भी क्या करता रहता है, धीरे धीरे वो खिसकता है, क्योंकि नदी है, नदी होगी तो वो ढाल पर क्या होगी, दबाव डालेगी ना। और अगर वो दबाव डालेगी प्यारे बच्चों, तो वो खिसकेगी। यानी कि खिसकेगी तो क्या करेगा, वो किसी न किसी चीज को तोड़ेगा, काटेगा। इतना तो बात समझ में आ रहा है कि दबाव से ही टूटता है। अब वो तोड़ेगा क्या, या तो वो स्टोन को तोड़ेगा, पत्थर होगा। और जब ये पत्थर जो होते हैं, जो चट्टान होते हैं, आपके मान लीजिए ये कोई एक पहाड़ है, इस पहाड़ पर पूरी तरह से ऐसे ग्लेशियर पूरी तरह से क्या है, ग्लेशियर पूरी तरह से पहाड़ पर फैला हुआ है। और जो आपका ये ग्लेशियर है, जब बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये दबाव डालने लगता है, नीचे की तरफ आपका क्या करने लगता है, दबाव डालने लगता है। ऐसे इधर भी। तो यहाँ से जो आपका पत्थर टूटता है ना, पत्थर जो टूटता है, ये पत्थर कई बार क्या होता है, गोल रूप में टूटता है। यानी कि जिसका आकार क्या होता है, गोल होता है। गोल यानी कि एकदम गोल ना करके, थोड़ा सा अगर उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो गोल नुमा आकृति का होता है। तो यानी कि जो आपकी गोलासमी मिट्टी है, तो इसमें आपका सैंड भी आ जाएगा और स्टोन भी आ जाएगा, दोनों आएगा। और ये दोनों लोग मिलाकर, या चाहे सैंड के फॉर्म में देखेंगे तब भी ये हो सकता है गोले रूप में हो, या स्टोन है वो भी गोले रूप में टूटे। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि ब्रेक डाउन होता है किसका, चाहे आपका सैंड होगा या फिर आपका स्टोन होगा, उसका ब्रेक डाउन होता है। किसकी वजह से होता है? आपका जो ग्लेशियर होता है, उस ग्लेशियर की वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। किसमें? चाहे सैंड में होगा, चाहे स्टोन में। और कैसा स्ट्रक्चर देगा, स्ट्रक्चर कैसा देगा, हमने जो बोला कि स्ट्रक्चर वो कुछ आपका गोलनुमा स्ट्रक्चर देगा। यही गोलनुमा स्ट्रक्चर जो होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गोलासमी मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। तो गोलासमी मिट्टी, आप आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। कुल मिला के कहने की यही बात है प्यारे बच्चों, कि जो आपका स्टोन टूटा है, या जो आपकी सैंड है, ये जो आपके बहुत मोटे चट्टान है, वो इस तरह से ग्लेशियर दबाव डालती है कि वो गोलनुमा आकृति के रूप में टूटती है। और उसी गोलनुमा आकृति को ही हम बोलते हैं गोलासमी मिट्टी। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा। जो एक मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक छात्र था, उसको थोड़ा सा दिक्कत था, तो मुझे लगता है कि अब वो जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम आप क्लियर हो गया होगा। तो आज का जो हमारा सेगमेंट होगा, वो आखिरी सेगमेंट है, एनसीईआरटी लेसन 3 का आखिरी सेगमेंट है, उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। और आज का जो होगा, वर्क ऑफ विंड होगा। क्या होगा? वर्क ऑफ विंड, यानी कि आपका जो पवन है, पवन के कार्य क्या होगा, पवन के कार्य। तो हम पवन के कार्य को समझेंगे कि वर्क ऑफ विंड क्या होता है। तो जब भी आपको पवन के कार्य को समझना होगा, तो सबसे बेहतरीन जो स्थान होता है, वो उसको आपको रेगिस्तान को देखना होगा। यानी कि रेगिस्तान में आपको बहुत बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है, किसका? पवन का।
क्या उदाहरण देखने को मिलता है प्यारे बच्चों? रेगिस्तान में जो होता है, जब पवन चलती है ना, तो पवन चलती है तो वो जो होता है क्या करता है, अपरदन और निक्षेपण करता है, यानी कि इरोजन और डिपोजिशन करता है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में पाई क्या जाती है, बालू, बालू पाई जाती है। और अगर बालू पाई जाती है तो बताइए, अगर आपका पानी गिरेगा तो पानी गिरे तो क्या, तो बालू के अंदर ही पानी सोखता हुआ चला जाएगा, तो बालू बह नहीं पाएगा। लेकिन बालू को उड़ाने का कार्य कौन करता है? बालू को उड़ाने का कार्य करता है आपका पवन। कौन करता है? पवन। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं, यदि आपको पवन के बारे में उदाहरण देना होगा तो आप रेगिस्तान के क्षेत्र को चूज करना। क्यों चूज करेंगे? क्योंकि बालू ही सबसे सर्वोत्तम पवन ही सबसे सर्वोत्तम कारण होता है उस बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है ना? तो एक बात ये समझ में आ गया है कि जो आपका पवन होता है, पवन ही लिखेंगे, पवन ही क्या होता है, सर्वोत्तम कारक होता है। सर्वोत्तम कारक होता है। किसका कारक होता है? किसका बताइए? हमने बोला कि अपरदन के लिए और किसके लिए? निक्षेपण के लिए। अपरदन और निक्षेपण के लिए पवन ही सबसे सर्वोत्तम कारक होता है। कहां पर? आप ये बताएंगे कि रेगिस्तान में। कहां पर? रेगिस्तान में। तो ठीक है ना? तो आप लिख सकते हैं इन द डेजर्ट एरिया, यानी कि रेगिस्तान में बोल सकते हैं। तो इन डेजर्ट एरिया क्या होगा? पवन ही सबसे सर्वोत्तम कारक होता है, यानी कि मेन काजेज ऑफ विंड, मेन जो काजेज हैं, जो कारण है, मेन काजेज किसका? आपका अपरदन और निक्षेपण का। तो लिखेंगे इरोजन। अपरदन का मतलब क्या होता है? इरोजन। एंड निक्षेपण का मतलब क्या होता है? डिपोजिशन। इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक है ना? यही सबसे सर्वोत्तम क्या होता है? कारक होता है। ठीक है ना? किसके लिए? विंड के लिए। ऑफ द विंड लिख सकते हैं, ऑफ द विंड, यानी कि पवन के लिए। तो एक बात तो हमने जो समझाना चाह रहा था कि वो आपको समझ में आ गया। जब हम पवन के कार्य को बोलेंगे तो पवन के कार्य में ही हम पहले बोलेंगे कि सबसे सर्वोत्तम कारण अपरदन और निक्षेपण के लिए। क्या आप वहां वाटर रिवर बोलेंगे? नहीं। क्या आप वेव बोलेंगे? नहीं। तो ये सभी चीजों को आपको दिमाग में रखना। क्या ग्लेशियर बोलेंगे? नहीं। तो आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि रेगिस्तान में सबसे बेहतरीन कारक या काजेज अपरदन और निक्षेपण यानी इरोजन और डिपोजिशन के कौन होगा? तो वहां पर आपका अगर रिवर रहेगा ऑप्शन में तो आप क्या रिवर मारेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पानी गिरेगा तो पानी बालू के अंदर चला जाएगा सोखते हुए, तो ये नहीं हो सकता। क्या आपका वहां पे ग्लेशियर होगा? आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में ग्लेशियर नहीं पाया जाता, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा एक कारण है आपका, दो हमने बता दिए, तीसरा कारण है वेव। तो क्या एक वेव भी होगा? आप बताइए, रेगिस्तानी एरिया में क्या कोई समुद्र, इधर साइड में कोई समुद्र होगा रेगिस्तान में? नहीं। तो वेव भी नहीं होगा। तो एक बात हमने आपको स्पष्ट बताया है, चार चीजों की हमने डिस्कशन किया है। वेव की भी कर लिया है, रिवर की भी कर लिया, ग्लेशियर की। आज जो चौथा है वो विंड की हमने कर रहे हैं। ठीक है ना? तो रेगिस्तानी एरिया में सबसे सर्वोत्तम कारक आपका क्या होता है? विंड होता है। तो इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। आगे अब क्या होगा? अब आगे देखिए, अपरदन और निक्षेपण का सबसे सर्वोत्तम कारक होता है ना। अब यही बात समझ लीजिए कि जो रेगिस्तानी एरिया होता है वहां पर इसीलिए जो आपका रेगिस्तान वाला एरिया होता है, इस रेगिस्तान वाले एरिया में छत्रक नुमा क्या पाए जाते हैं? छत्रक नुमा क्या पाए जाते हैं? पत्थर पाए जाते हैं। पत्थर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। यानी कि छत्रक नुमा को आप बोल सकते हैं मशरूम लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? मशरूम लाइक स्ट्रक्चर आर फाउंड। ठीक है ना? तो यहाँ पर इतनी चीज आप समझ गए कि इसीलिए रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या होता है?
आपके जो पत्थर होते हैं वो छत्रक नुमा पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है ना। किसके कारण? इसी पवन के कारण। अब अगर बताइए ये छत्रक नुमा अगर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं तो इसी को आप बोलते हैं छत्रक पत्थर, इसी को आप बोलते हैं छत्रक शैल या छत्रक पत्थर। इसे हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मशरूम रॉक्स। तो अगर कभी मशरूम रॉक्स के बारे में आएगा तो आप समझ लेना कि जो आपका इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वही आपका मशरूम रॉक्स कहलाता है। ये जो आपका होता है मशरूम रॉक्स का स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है। और ये किसके कारण होता है? हमने अभी बताया, ये सारा कारण है आपका विंड यानी कि पवन। पवन के ही कारण ये सारा चीज होता है, हवा के कारण होता है ना। तो अब इतनी बात अगर समझ में आया तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज समझ लीजिए, जो ये पवन होता है ना, इसी पवन के जरिए ही जो आपका रेगिस्तानी इलाका होता है, कौन सा? रेगिस्तानी क्षेत्र जो होता है, इस रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या होता है, जो आपका पहाड़ होता है, यानी कि जो आपका जो चट्टान होता है या फिर जो आपका पहाड़ होता है, ये चट्टान और पहाड़ का जो बेस होता है, बेस का मतलब आधार, इसका जो आधार होता है प्यारे बच्चों वो बहुत ही क्या होता है? पतला, यानी कि उसका आधार संकीर्ण होता है। संकीर्ण का मतलब क्या होता है? बहुत पतला। ये देखिए इसका आधार क्या है? पतला। लेकिन ऊपर का जो शीर्ष है बहुत ही क्या है? विस्तृत है। तो यहाँ पे लिख सकते हो जो शीर्ष होता है, जो शीर्ष होता है वो शीर्ष कैसा होता है? विस्तृत होता है। क्या इतनी बात समझ में आया? इतनी बात अगर समझ में आया है तो ये जरा देखिए, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर को भी आप देखकर बता सकते हैं। मान लीजिए ये कोई चट्टान है, कोई पहाड़ है, इस पहाड़ का जो बेस वाला क्षेत्र है, ये बेस वाला क्षेत्र क्या पतला है कि चौड़ा है? तो आप बोल सकते हो पतला है। इसीलिए हम बोले कि जो इसका बेस होता है, आधार होता है, ये जो बेस होता है वो बेस कैसा होता है प्यारे बच्चों? नैरो होता है। कैसा होता है? नैरो। लेकिन जो इसका अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट किसका? उस चट्टान का जो अपर पार्ट होता है वो काफी वाइडर होता है। वाइडर का मतलब काफी चौड़ा होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात आप समझ गए। और कहां पर हम बात कर रहे हैं? डेजर्ट एरिया की बात कर रहे हैं। कहां पर? डेजर्ट एरिया की बात कर रहे हैं। डेजर्ट एरिया में जो आपके चट्टान या पहाड़ होते हैं वहां की बात कर रहे हैं। अब एक बात ये समझिए कि क्यों ये नीचे पतला होता है और ऊपर क्यों ये चौड़ा होता है, तो ये समझिए। अब इसी बात को हम समझा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मिटाकर अच्छे से आपको ये भी समझा देंगे कि क्यों ये ऐसा होता है, ठीक। मुझे लगता है कि जितनी बातें हमने अभी आपको समझाया वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो समझिए, मान लीजिए प्यारे बच्चों कि यह आपका एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में यहाँ पर पूरी तरह से बालू भरा है। क्या है? बालू है, बालू है, ठीक है ना। और इसी क्षेत्र में आपका यह जो है क्या है? एक चट्टान, एक पहाड़ है। इस तरह से समझ लीजिए एक पहाड़ है, ठीक है ना। तो ये जो पहाड़ है यहाँ पर मान लीजिए हवा चली। क्या चली? हवा। यानी कि जो आपका विंड था वो विंड इस तरह से चल रहा है, विंड चल रहा है। और विंड जो है चल रहा है तो अपने साथ ये बालू है, ये क्या है? सैंड है, या फिर आप बोल सकते हो सिल्ट है। क्या है? सिल्ट है। तो ये जो बालू है प्यारे बच्चों, इस बालू को उड़ाते हुए लेकर आई और बालू को उड़ाते हुए यहाँ पर जोरदार टक्कर मारती है। यानी कि जो बेस है इसका, बेस पर ज्यादा टक्कर मारती है, जबकि बालू ज्यादा ऊपर नहीं उड़ा पाता है। इसीलिए यहाँ पर जो टक्कर होती है, यहाँ पर जो टक्कर होती है वो कम होती है। यानी कि कम होने का मतलब यहाँ पर जो है असर कम होता है। यहाँ पर क्या होता है? असर कम होता है। सबसे ज्यादा बालू अगर दबाव डालेगी तो कहां पर डालेगी? इसी बेस लाइन पर, यानी कि इसी आधार वाले क्षेत्र पर सबसे ज्यादा दबाव डालती है। आधार वाले क्षेत्र पर क्या करती है? सबसे ज्यादा दबाव डालती है, दबाव। और अगर बताइए सबसे ज्यादा अगर दबाव डालेगी तो सबसे ज्यादा काटने का कार्य भी कहाँ होगा? बेस पर होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा काटती कहाँ पर है? काटती सबसे ज्यादा कहाँ पर है? आपका आधार वाले क्षेत्र पर। तो ये इसीलिए इसका जो बेस होता है प्यारे बच्चों वो
पतला होता है और इसका जो ऊपर शीर्ष वाला भाग होता है, ऊपर का भाग, वो क्या होता है, चौड़ा। क्यों चौड़ा होता है? क्योंकि यहाँ पर उतना दबाव नहीं डाल पाता है हवा बालू के जरिए, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा दबाव डालता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका बेस पतला और उस ऊपर का जो एपेक्स होता है या अपर पार्ट जो होता है वो आपका कैसा होता है, चौड़ा होता है। इतनी बात अगर आप लोग अच्छे से समझ गए हैं तो अब हम आगे चलते हैं। इतनी बात अगर आप समझ गए तो आगे आगे क्या है कि अब देखिए, जो आपका पवन है तो पवन अगर चल रही है, यानी कि हवा अगर क्या हो रही है, पवन अगर क्या हो रही है, चल रही है। अगर ये हवा चल रही है तो बताइए अपने साथ क्या होगा, बालू को ना, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया में क्या पाई जाएगी, बालू। तो बालू को एक स्थान से कहाँ लेकर जाएगी, दूसरे स्थान लेकर जाएगी कि नहीं, उड़ाकर। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। इतनी बात अगर समझ में आई है तो हम देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। जो आपका विंड है, यानी कि जो आपका पवन है, अगर वो विंड आपका क्या हो रही है, फ्लो कर रही है, यानी कि जो चल रही है, ठीक है ना, चल रही है, तो आपका जो सैंड है या जो आपका सिल्ट है वो कहाँ से, एक स्थान से, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होगी, चलेगी। तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर चलेगी। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अगर वहीं पर पवन का चलना बंद हो जाए, क्या हो जाए, बंद हो जाए, तब क्या होगा, जो आपका बालू था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी, तो जो आपका बालू था वहीं गिर जाएगा, वहीं पर क्या होगा, गिर जाएगा। और अगर वहां पर बालू गिर जाएगा ना तो क्या होगा प्यारे बच्चों, वहीं पर एक छोटी सी पहाड़ी नुमा आकृति बनती है। आप लोग देखते हैं रेगिस्तानी में कुछ इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे आपको रेगिस्तानी एरिया में कुछ ऊंचे उठे हुए बालू के क्या दिखाई देते हैं, पर्वत नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ये जो हवा होती है ना, जब हवा खूब चलती है तो अपने साथ बालू को उड़ा कर लेकर जाती है, और जैसे ही हवा चलना बंद हो जाती है ना तो सारे बालू गिर जाते हैं। तो इसीलिए जहां पर ज्यादा बालू गिरता है वो ऊंचाई अधिक, और जहां पर कम गिरता है तो ऊंचाई कम होती चली जाती है। तो इस तरह से एक पहाड़ नुमा आकृति बन जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं कि छोटा सा पहाड़ बन जाता है, लिख सकते हैं, जिसके कारण से छोटा सा पहाड़ी नुमा आकृति बन जाती है। पहाड़ी नुमा क्या बन जाती है, आकृति बन जाती है। एक बात समझ में आई। तो यहीं पर आप लोग बताएंगे कि जो आपका बिंड होता है, जब आपका बिंड क्या होता है, वहां पर बहना बंद हो जाती है, यानी कि जो इसका बिंड होता है, बिंड यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिंड स्टॉप ब्लोइंग। ब्लो मतलब चलना या बहना, तो आप लिखेंगे बिंड स्टॉप ब्लोइंग। जब आपका हवा बंद हो जाएगा तो वहीं पर क्या हो जाएगा, बालू गिर जाएगा। तो लिखेंगे फॉल्स, कौन फॉल्स होगा, बालू, तो फॉल्स द सैंड, यहाँ पर जो होगा बालू क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, एक छोटी सी पहाड़ी नुमा आकृति बन जाती है। तो स्मॉल, यहाँ पर बोलेंगे स्मॉल क्या होगा, हिल्स मेक, या फाउंड क्या होगा, स्मॉल हिल, यहाँ पर एक छोटी सी पर्वतनुमा आकृति आपको मिलती है। तो इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, बच्चों बालू लेकर जाती है ना, तो एक स्ट्रक्चर बनता है, और वो आपका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका बालू टिब्बा, यानी कि जो पहाड़ी नुमा आकृति बनती है ना उसी को बोलते हैं बालू टिब्बा, ठीक है ना। तो बालू का टिब्बा यानी कि आपका सैंड डून्स जिसे बोलते हैं, तो लिख लीजिए, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड डून्स। इस सैंड डून्स को बोलते हैं बालू का टिब्बा,
अगर आपसे पूछा जाए बालू का टिब्बा क्या होता है या सैंड डून्स क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि रेगिस्तानी क्षेत्र में जो हवाओं चलती है, हवाओं के चलने से जो आपका रेत उड़ती हुई जाती है, और जब हवा चलना बंद हो जाती है तो जिस जगह पर वो बालू गिरकर पहाड़ी नुमा आकृति बनाता है उसे बालू का टिब्बा या सैंड डून्स कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये बात हमें लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे थोड़ी सी बात और रह गई है, इसी के बाद से हम लोग इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग चलेंगे अपने आंसर क्वेश्चन सीरीज पर, जो अगला वीडियो होगा, ठीक है ना। वहां पर आंसर क्वेश्चन को खत्म करके फिर हम लोग अगले चैप्टर में एंट्री कर जाएंगे। तो यहीं पर हमने बताया कि पवन को लेकर बताया कि वो बालू के कण को उड़ा ले जाता था। अब बालू के कण की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? बालू के किसकी बात करते हैं? कण की। तो बालू का कण कैसे होगा? महीन होगा कि नहीं होगा, तभी तो उड़ा पाएगी। अगर बालू का कण भारी हो गए तो क्या पवन या हवा उसको उड़ा पाएगी? नहीं। तो महीन होगी, और दूसरी बात है हल्की भी होगी, ठीक है ना। अगर ये बालू का कण महीन और हल्की होगी तभी तो ये पवन जो होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा? बहाकर सबसे अधिक दूरी तक ले जाएगा। तो इसके महीन और हल्की होने की वजह से जो बालू होता है या जो सिल्ट होता है वह बहुत दूरी तक क्या होता है? बहुत दूरी तक बहता हुआ या उड़ता हुआ चला जाता है। तो वह अधिक दूरी तक बालू अधिक दूरी तक उड़ता हुआ चला जाता है। और जब उड़ता हुआ जाएगा तो कुछ कुछ बालू गिरते हुए भी तो जाएंगे, क्या इकट्ठे बालू उड़ता हुआ जाएगा? तो कुछ बालू गिरते भी जाएंगे और कुछ बालू उड़ता और आगे जाएगा। तो यानी कि इसी दौरान लिखेंगे, इसी दौरान क्या होता है? इसी दौरान निक्षेपण की क्रिया होता है। निक्षेपण का मतलब क्या है? उड़ रहा है, उड़ते हुए डिपोजिट यानी कि डिपोजिशन हो रहा है। कुछ बालू डिपोजिट होती हुई गिर रही है, कहाँ पर? लैंड पर। और जब निक्षेपण की क्रिया होती है तो बड़े लंबे क्षेत्रों पर आप देखेंगे कि बालू ही बालू दिखाई देते हैं। तो लिखेंगे बहुत लंबे क्षेत्रों पर बालू का क्षेत्र नजर आता है। बहुत लंबी दूरी तक, क्षेत्रों पर नहीं लिख लीजिए, बहुत लंबी दूरी तक क्या होता है? बालू का क्षेत्र नजर आता है। और इसी बालू के क्षेत्र को जो लंबी दूरी तक नजर आता है प्यारे बच्चों, इसी को बोलते हैं लोएस। क्या बोलते हैं? लोएस बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए कि लोएस क्या होता है? लोएस इसी को क्या बोलते हैं? लोएस बोलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आएगी लोएस क्या होता है? जो आपका बालू का बहुत लंबी दूरी तक क्या हो जाता है? बिछी हुई होती है बालू, उसी को लोएस बोलते हैं। और चीन ही सबसे बेहतर उदाहरण है लोएस का। तो अगर आपसे कभी एग्जाम्पल पूछा जाए कि सबसे बेहतर लोएस वाला देश कौन सा है, तो चीन है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया आपको? लोएस के बारे में बताया, बालू का टिब्बा बताया। ये लोएस कब बनती है? जब हवाओं के जरिए प्यारे बच्चों महीन और हल्की जो बालू होती है वो उड़ती हुई क्या हो जाती है? बहुत लंबी दूरी तक चली जाती है। उसी के कारण बहुत लंबी दूरी तक के क्षेत्रों में बालू का बहुत बड़ा मैदान नजर आता है, और उसी बालू के बड़े मैदान को लोएस कहते हैं। जबकि बालू का टिब्बा क्या होता है? जहां पर हवाओं का चलना बंद हो जाता है और बालू गिरती हैं और कुछ पहाड़ी नुमा आकृति बनाती हैं छोटी छोटी, उसी को बालू का टिब्बा या सैंड डून्स कहते हैं। ये बात समझ में आई? तो आपको ये सारे एस्पेक्ट को हमने अच्छे से बता दिया। आपका विंड का कारण क्या होगा? रेगिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। रिवर के लिए हमने क्या बताया था? जो केव गुफा बनती थी वो क्या रिवर से बनती थी? वो रिवर से नहीं, विंड से। वो
जिसे बेब बोलते हैं, बेब से बनती थी। जबकि नदी वाला कार्य क्या होता था, वहां पर डेल्टा बनता था। आपको हमने बताया था डेल्टा बनता था, वहां पे फ्लूइड एरिया होता था, हमने सब चीज अच्छे से बताया था ना। वहीं पर क्या होता था, आपका मिनांडरिंग शेप करता था। तो नदी के कार्य का भी आपका फंक्शन पता है। बेब वाला फंक्शन क्या था, बेब के फंक्शन में हमने बताया था समुद्र में क्या बनता था, केव गुफा यानी कि समुद्री गुफा बनती थी। आपको बताया ना, वहां पर बीचेज बनते थे, तो वेब का अलग कॉन्सेप्ट था। जबकि ग्लेशियर के कॉन्सेप्ट में हमने क्या बताया था, ग्लेशियर के कॉन्सेप्ट में हमने बहुत अच्छे तरह से आपको बताया था कि जो ग्लेशियर होता है वो एक नदी होती है बर्फ की। ये और बर्फ की नदी अगर होती है तो कैसे वो आपकी क्या होती है, गहरी घाटी या एक गहरा दर्रा बनाती है जिसमें पानी भर जाता है, एक सुंदर लेक बनता है। ये सभी चीजों की चर्चा हमने अच्छे से किया है। तो आज का प्यारे बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है, ये लेसन 3 का ये पूरी तरह से सारा अध्याय समाप्त हो चुका है। इसका अगला जो वीडियो होगा क्वेश्चन आंसर पर होगा। और आपसे उम्मीद हम यही करते हैं कि आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक और शेयर प्लीज और प्लीज करें, ताकि लोग इसे और अधिक पसंद करें, ठीक है ना। तो आपका अगर कोई दिक्कत हुआ होगा, वीडियो में कोई चीज नहीं समझ में आई होगी, तो आप लोग जरूर उसे कमेंट में हमसे पूछेंगे। हम उसे आपको दूर करने की बेहतर तरह से अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। तो आप अपने सुझाव जरूर दिया करें, ठीक है ना। जैसे आज एक बच्चे ने अपना सुझाव दिया था, तो हम उसी को चर्चा कर दिए। तो जो चीज समझ में ना आया करे उसे आप लोग कमेंट में लिखकर पूछ लिया करें, हम उसका जो दिक्कत है अगले वीडियो में दूर कर दिया करेंगे, समझा दिया करेंगे, ठीक। तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना प्यारे बच्चों, और वीडियो को देखिए, पढ़िए, एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।